हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के मॉक टेस्ट का डे 77। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को आप पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि जैव धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है, तो सांख्य दर्शन से लिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो है वो कपिल को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी थी वो भद्रबाहु द्वारा रचित भगवती सूत्र में यहाँ पे वर्णित किया गया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स जो कि गलत है, क्योंकि भगवती सूत्र जो है वो फ्रेंड्स महावीर के जीवन कृत्यकों का विवरण मिलता है। और यहाँ पे आपका जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे कल्प सूत्र होना चाहिए था। ये पॉइंट्स यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि भद्रबाहु द्वारा रचित जो था वो कल्प सूत्र था, ना कि भगवती सूत्र था। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत है, इसलिए कह सकते हैं कि सही कौन सा है, तो केवल हमारा यहाँ पे केवल एक सही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने दीवाने बदंगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं फ्रेंड्स, दीवाने बदंगान जो था वो क्या था। तो बदंगान का मतलब था फ्रेंड्स, जो सल्तनत काल था उसमें बदंगान का मतलब होता था गुलाम। तो गुलामों की देखरेख के लिए फ्रेंड्स किसने स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बदंगान की स्थापना की थी। और मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा था कि एफ एस टी खैबा, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ये भोजपुरी में आप कह सकते हो खैबा। तो खैरात और इस्तिहाक और ये बदंगान, ये 3 नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी ट्रिक करा चुका है कि कौन से शासक ने किस विभाग की स्थापना कराई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। देखिए फिलहाल बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में शिक्षा के सुधार से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा कि भारत में शिक्षा से सुधार से संबंधित वो आयोग कौन कौन से थे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। रैले कमीशन के बारे में बात करें तो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, रैले आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। किसके लिए, तो विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और भारतीय विश्वविद्यालय पर स्थिति पर विचार करने हेतु तो इसको स्थापना किया गया था। तो कह सकते हैं विश्वविद्यालय से संबंधित है तो शिक्षा से संबंधित हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट होता है। सैंडलर कमीशन के बारे में बात करें तो जो कि 1917 में स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। क्यों गठन किया गया था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करने के लिए फ्रेंड्स इसको गठित किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी करेक्ट होता है कि ये भी शिक्षा से संबंधित हो जाता है। थर्ड पॉइंट बात करें तो स्प्रूस समिति जो कि 1934 ईस्वी में, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, स्प्रूस समिति जो 1934 में हुई थी वो लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में थी। और इसका संबंध जो कि शिक्षा से नहीं था, इसका संबंध सीधा संबंध था बेरोजगारी की समस्या की जो कि समाधान के लिए उसकी या फिर समीक्षा करने हेतु बनाया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत होता है। और फोर्थ पॉइंट देखिए, हंटर कमीशन जो कि 1882, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि हंटर कमीशन 1882 जो था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा के विकास हेतु बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होता है जो कि शिक्षा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने कब बनाई थी, तो 1948 में इसका गठन किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था। बताइए, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार किसने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नानघाट के शिलालेख पर किस सतवाहन राजा की विजय गाथा का विवरण मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, नानघाट को नाड़े घाट के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, जो कि महाराष्ट्र का एक दर्रा है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, या फिर इसको कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट में ये श्रृंखला में स्थित है। तो नान घाट में जो शिलालेख मिला है वहाँ पर किस सतवाहन राजा का विजय गाथा उस पर वर्णित किया गया, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सतवाहन वंश का सबसे जो कि प्रमुख और सबसे प्रतापी शासक भी था, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या दिया, किसानों को सीधे सरकार द्वारा किराए पर भुगतान किया जाता था। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, जो कि किसानों का जो सीधा संबंध होता था, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो सीधा संबंध था फ्रेंड्स कंपनी के साथ, रैतों का मतलब वो होता है जो कि किसानों का, ठीक है, रैतों और उन कंपनी के बीच सीधा संबंध हुआ करता था। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। और इस पद्धति में भू राजस्व का जो निर्धारण भूमि के उपज पर ना करके भूमि पर किया जाता था। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि इस भू राजस्व का जो निर्माण था वो भूमि के उपज पर ना करके भूमि पर किया जाता था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है फ्रेंड्स कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट का संबंध जो है वो किससे संबंधित था, तो टॉमस मुनरो से। ठीक है फ्रेंड्स, टॉमस मुनरो, आप ये चीज़ आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करते हुए यहाँ पे नीचे दिए गए जो भी मिलान तालिका उनके आपको मैच करना है कि कौन किसके साथ सही होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको कई बार देखने को मिलता रहता है। तो सबसे पहले आपको पता है फ्रेंड्स कि विल्हण जो है तो विक्रामंक देव चरित्र के लेखक थे, यानी कि फर्स्ट का डी के साथ मैच होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। ठीक है, भरत मुनि का सीधा संबंध नाट्य शास्त्र से था। सोमदेव का संबंध जो था फ्रेंड्स कथा सरित सागर से था, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस से ये भी संबंधित होता है। तो डी का फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डी का फर्स्ट। कुल मिलाकर देखें तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी के संबंध में हमें बात करना है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता था। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं को कहा जाता था भारतीय राजनीति का पितामह। क्लियर। सेकंड पॉइंट में क्या दिया कि 1856 में गुजराती भाषा में रस्तगुफ्तार जो कि साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। यहाँ पे ये पॉइंट्स देखिए गलत हो जा रहा है, क्योंकि रस्तगुफ्तार तो बिल्कुल करेक्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, लेकिन यहाँ पे जो ईस्वी दिया गया ये गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे 1851 ईस्वी होना चाहिए था, ना कि 56। तो यहाँ पे आप सुधार करेंगे और सेकंड पॉइंट से गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि 1886 और 1906 तक 6 में, यानी कि 2 बार की बात कीजिए, 1886 और 1906 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाता और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरा जो था 1886 जो था ये दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, और ये कहाँ पे हुआ था, यानी कह सकते हैं कि इनके द्वारा ये कलकत्ता में अधिवेशन किया गया था, दूसरा अधिवेशन। और 1906 के बारे में बात करें तो 1906 जो था फ्रेंड्स ये 22वां अधिवेशन था, और ये भी जो था इनके द्वारा कलकत्ता में ही किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1906 थोड़ा सा फेमस भी हो जाता है, क्यों, मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार जो कि स्वराज शब्द का प्रयोग इसी अधिवेशन में किया गया था, 22वें अधिवेशन में। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए हम करेंगे बी, हमारा राइट आंसर होगा। 1 और 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। मुस्लिम लीग के बारे में आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। बताइए फ्रेंड्स, बांटो और छोड़ो का नारा जो दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, वो किस अधिवेशन में दिया गया था। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। और यहाँ पे एक पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। अब आपके लिए छोटा सा और प्यारा सा क्वेश्चन, आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, संस्थापक सदस्य में कौन थे, ये आपको नीचे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लॉर्ड वेवेल के शासन में गठित सार्जेंट आयोग का संबंध किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए फ्रेंड्स कि सार्जेंट आयोग का संबंध जो है वो किससे है, जिसकी स्थापना लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में की गई थी। तो अब बात करते हैं कि सार्जेंट आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। ठीक है, 1944 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में की गई थी, और सार्जेंट आयोग का सीधा संबंध शिक्षा के विकास हेतु था। ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित
आक्रमणों को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करें। यानी फ्रेंड्स आपके सामने जो 1 2 3 4 दिए गए, आप उनको क्रम के अनुसार बताइए कि पहले कौन सा घटा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो बताइए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पहला जो पॉइंट देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया, मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या होगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, चलिए राइट आंसर जानने से पहले हम एक एक करके डिस्कस ही कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था फ्रेंड्स 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स 1000 ईस्वी में, ये माना जाता है। और अंतिम आक्रमण इसने 1027 ईस्वी में किया था। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो देख सकते हैं कि दोनों में से पहला तो आ रहा है कौन सा, 2। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन से स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए 1027 के बाद 1175। आगे देख लेते हैं। तैमूर का जो आक्रमण हुआ था, तैमूर लंका आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण किया गया था 1398 में इसमें किया गया था। ठीक है। और चंगेज खां का आक्रमण जो था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तो इल्तुतमिश का शासनकाल जो 1210 यानी कि गुलाम वंश से रिलेटेड था, तो 1200 से करीब कुछ 1210 के बाद हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो पहले तो 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा और उसके बाद 4। तो 2 1 4 और 3, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फिर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला पॉइंट्स ये कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये पॉइंट सरासर गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स बनवाली कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के हिसार में पड़ता है, और यहाँ महाराष्ट्र से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो दैमाबाद पड़ता था हड़प्पा कालीन स्थल। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, पहला पॉइंट्स गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या देगा फ्रेंड्स कि मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है बनवाली से प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मिट्टी से बने हल का जो साक्ष्य था वो बनवाली से प्राप्त हुआ है। तो कह सकते हैं कि केवल 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, वही 2 सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स एक एक करके यहाँ पे हमें देखना होगा कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या है कि सल्तनत काल में लगान निर्धारण करने की जो मिश्रित प्रणाली को हम लोग मुक्ताई के नाम से जानते थे। ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इक्ता प्रणाली को समाप्त करने के पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने पुनः इसको प्रारंभ किया था। ये एक चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड कि सबसे पहले सल्तनत काल में इक्ता जो प्रथा थी वो स्टार्ट की थी इल्तुतमिश के द्वारा। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद कर दिया था और फ्रेंड्स इसको फिर से पुनः जो कि वो फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए मुसलमानों पर लगने वाले जो धार्मिक कर थे उसको जकात कहा जाता था। ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया था कथन असत्य है, तो कौन सा था, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं था, सभी के सभी सही है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए फ्रेंड्स इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वीपी मेनन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये बुक जो था फ्रेंड्स सबसे पहली बार पब्लिश कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। और इसके जस्ट 1 साल के बाद इन्होंने एक और बुक लिखा था, और उस बुक का नाम क्या था, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, जो कि 1957 में ये रिलीज हुई थी, जस्ट 1 साल बाद। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यानी फ्रेंड्स कौन जो थे वो संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिए गए, और उसको पढ़ने के बाद अपने कोड के अनुसार राइट आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और वो 7 सदस्य इस प्रकार थे, आप इनके नामों को ध्यान से सुनिएगा। अंबेडकर थे, गोपाल अयंगर थे फ्रेंड्स, BL मित्रा थे,
KM मुंशी भी थे, कृष्ण स्वामी अयंगर भी थे या फिर अय्यर भी कह सकते हैं, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला भी थे और DP खेतान भी थे। यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड्स कौन कौन से थे। यहाँ पे आपने देखा कि जो JB कृपलानी और सरदार पटेल की हम लोगों ने कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया। और आपने ये भी ध्यान से सुना होगा तो कि TT कृष्णामचारी का नाम भी मैंने नहीं लिया था। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैंने 5 क्यों आंसर नहीं किया, हमारा राइट आंसर केवल 1 होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो TT कृष्णामचारी जो थे वो किसके स्थान पे बाद में आए हुए थे, तो ये स्थान लिया था DP खेतान का स्थान इन्होंने बाद में ग्रहण किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और BL मित्रा जो मैंने आपको बताया था, BL मित्रा के स्थान पर फ्रेंड्स M माधवा जो माधवा राज थे वो आ गए थे। तो ये 3 आप याद रखेंगे। क्लियर। कभी कभी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये सातों को आपको अच्छे तरीके से किस तरह से याद रखना है, ताकि पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप डेफिनेटली इन 7 नामों को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल हमने देखा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1 और 2। क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप देखिए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 149 में भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों के शक्तियों से संबंधित है। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद है वो 148 से 151 के अंतर्गत आता है और 149 में ये बात कही गई है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा डायरेक्ट 149। अगर 148 के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स 148 में ये बात कही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और उनके सेवा के शर्तों के बारे में बात कही है और 49 में इनके कर्तव्यों का और शक्तियों का संबंधित है। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि वह सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत हो जाता है, क्योंकि सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार के अधीन वो कोई भी और पद धारण नहीं कर सकता। यहाँ पे ये होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाता है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि संसद की लोकलेखा समिति के गाइड, चित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ भी था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कि थर्ड और फोर्थ करेक्ट था, सेकंड गलत था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि असत्य पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो कि गलत है। तो चारों मिलान को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा मिलान गलत है। तो चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार बिल्कुल करेक्ट है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के बारे में बात करें तो आयरिश के संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ये भी करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे संसदीय सरकार जो है जर्मनी के संविधान से नहीं लिया गया था। ये पॉइंट्स गलत होता है, क्योंकि संसदीय सरकार जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था और साथ ही साथ ब्रिटेन से हम लोग एकल नागरिकता भी ग्रहण किए, तो ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। बात करें अगर जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया, तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान फ्रेंड्स राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ वो हम लोगों ने जर्मनी से ग्रहण किया। और ऑप्शन डी में देखिए कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करना, तो कनाडा के संविधान से ये भी लिया गया, तो ये पॉइंट्स भी करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा सी जो ऑप्शन है वो गलत तरीके से मैच किया था, इसलिए ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। देखिए पहला ऑप्शन सी गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रीय परिषद का जो गठन किया गया था वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत संसद के द्वारा किया गया था, न कि आप इस तरह से नहीं कह सकते कि संवैधानिक निकाय, इसका संविधान में कोई इस तरह से जिक्र नहीं किया गया। तो ये पॉइंट्स तो गलत हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि वर्तमान में भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुल 5 क्षेत्रीय परिषद बनाए गए हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि दक्षिणी जो क्षेत्रीय परिषद है, कुल 5 जो क्षेत्रीय परिषद है, तो उसमें अगर बात करें कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय होता है वो चेन्नई में आता है, न कि बेंगलुरु में। तो ये पॉइंट्स भी गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि केवल और केवल 2 सही है, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद के जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और अगर इसके अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष इसके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय कोई मंत्री होता है। अगर इसके उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने, क्षेत्रीय परिषद से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है।
तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सही उत्तर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 माह तक बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए उसको 3 माह तक बनाया जा सकता है। अगर बात करें कि इससे ज़्यादा अगर रखना होगा तो क्या होगा? इससे ज़्यादा समय के लिए फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक लेना होगा। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही फ्रेंड्स, किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा है, यानी कि ऑप्शंस के अनुसार देखिए कि दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दिल्ली और पांडुचेरी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में जो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या 70 दी गई है, और पांडुचेरी के बारे में बात करें तो पांडुचेरी में कुल विधानसभा में सीटों की संख्या 30 है। तो यहाँ पे हमारा 1 और 3 करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा जुड़ा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना फ्रेंड्स, चारों ऑप्शंस दिए गए, उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो गलत किया गया वो स्टॉक एक्सचेंज का जो सीधा संबंध होता है वो सूची में, कौन से सूची में? तो संघ सूची में आता है, न कि समवर्ती सूची में। बाकी बिल्कुल करेक्ट है कि वन जो होता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये सभी जो संघीय सूची में आते हैं, और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में आता है। तो ये तीनों करेक्ट था, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज जो कि गलत किया गया था, इसका सीधा संबंध जो कि किस में आना चाहिए था? संघ सूची में आना चाहिए था। तो ऑप्शन भी यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या फ्रेंड्स, खरीफ फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, यहाँ पे सत्य बताना है खरीफ फसल के संबंध में कौन से कथन सही है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स आपको कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा, खरीफ और रबी फसल से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करके क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक ये बता रहा हूँ कि जूजू नदी अगर आप याद रखते हो तो क्लियरली आप ये कह सकते हो कि खरीफ फसल से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट्स में देखिए क्या कह रहा है, यह फसल जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट सारा गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि जूजू नदी का मतलब ये हुआ कि जो खरीफ फसल होता है वो जून जुलाई में बोई जाती है। जूजू का मतलब जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में भी गलत किया गया कि यह फसल मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये पॉइंट्स भी गलत हो जाता है। अगर ऑप्शन बी को देखिए तो इसमें कुछ प्रमुख फसल धान, गन्ना, तिलहन, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अक्टूबर, नवंबर और मार्च अप्रैल दिया गया था, ये किसका था? तो ये रबी फसल का था, क्योंकि उसका एक ट्रिक होता है ओनमा, मैंने आपको याद कराया था ओनमा। ठीक है फ्रेंड्स, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये होता है रबी फसल की ट्रिक। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। निम्न में से किसके साथ इजराइल की सीमा जो है जो कि साझी सीमाएं हैं? यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि कौन सा जो देश है वो इजराइल के साथ सटा हुआ है, उसकी सीमा इजराइल के साथ सटती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो भी ऑप्शन में दिए गए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये चारों के चारों जो है इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया कि 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? बताइए फ्रेंड्स, 38वीं जो समानांतर रेखा है वो किनको किनको विभाजित करती है? तो बहुत ही सिंपल सा इसको याद करने के मैं तरीका बताता हूँ। देखो 38 लिखने का मतलब क्या हुआ, आप इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से लिखने का मतलब क्या हो कि उत्तर कोरिया भी तो आप इस तरह से लिखते हो, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 38 लिखने से पहले आप क्या लिखते हो, या तो ये 3 लिखते हो, तो 3 का मतलब क्या हुआ, उत्तरी तो हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि 38वीं जो होती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य होता। अगर बाकी ऑप्शन पे देखें जैसे कि पोलैंड और जर्मनी, तो मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि हिंदी जपो। ठीक है, एक ट्रिक होता है इसका, हिंदी जपो। हिंदी अगर जपो आप याद रखते हो तो क्या होता है, हिंदी जपो, यानी कि हिंदी का मतलब हिंडनबर्ग रेखा, जपो का मतलब जर्मनी और पोलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। ये क्लियर हो गया। फिनलैंड के अगर बारे में बात करें, फिनलैंड और रूस, तो ये होता है फ्रेंड मेन रहीम रेखा। मेन रहीम रेखा जो होता है वो फिनलैंड और रूस के मध्य स्थित है। तो इसको मैंने कैसे याद रखा है, तो देखिए रहीम जो है वो फिन रूसा, रहीम है वो फिन से रूस गया, तो रहीम फिन रूसा। तो रहीम यानी कि मेन रहीम फिनलैंड और रूस के मध्य स्थित है, ये भी क्लियर हो गया।
अगर बात करें सी ऑप्शन तो जर्मनी और फ्रांस। तो इसके लिए छोटा सा ट्रिक क्या होता है, मैगी जा फ्रांस। मैगी जा फ्रांस यानी कि मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप काफ़ी ईजिली याद रख सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ घिरा हुआ है। यानी ये कह सकते हैं कि असम राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती है। तो सिंपल से लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहूँ फ्रेंड्स कि जो असम है वो अपने पड़ोस के सभी राज्यों को टच करता है। इस तरह से कह सकते हैं कि अगर जैसे कि 7 स्टेट होता है वो उधर का पूर्वोत्तर भारत के सभी स्टेटों को वो टच करता है, और साथ ही साथ जो आपका होता है सिक्किम को छोड़ करके वो पश्चिम बंगाल के साथ टच करता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। मैप में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैप बहुत ही ईजिली आप मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। तो जो वॉयलेट कलर का है वो आप उसको देखिए, असम जो है वो सभी राज्यों से सटा हुआ है, और पीला कलर का असम जो कि पश्चिम बंगाल के साथ में सटा हुआ है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप राइट आंसर कर सकते हैं, 7 राज्यों के साथ सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वरक होता जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेटराइट। ठीक है फ्रेंड्स, लेटराइट जो मिट्टी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आपको टिक करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न को सुमेलित करिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यानी कि सभी के साथ बताइए कौन किसके साथ मैच होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में अगर देखें तो काप मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स, काप मिट्टी शायद आप पहली बार नाम सुन रहे हो। काप मिट्टी जो है तो वो जलोढ़ मिट्टी को ही कहा जाता है, यानी कि एलुवियल सॉइल जो होता है उसी को काप मिट्टी कहते हैं। और काप मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में मिलता है, तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट के साथ फर्स्ट। काली मिट्टी का संबंध अगर हम यहाँ पे देखें तो बाकी ऑप्शंस में अगर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के साथ मैच करें, क्योंकि काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी राज्यों में मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स बी का, जो कि बी के साथ मैच होना चाहिए। अब देखिए 1 और 2 किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 1, 2, 3, 4। लाल मिट्टी बिल्कुल करेक्ट है, तमिलनाडु में मिलता है, और लेटराइट मिट्टी क्षेत्र जो होता है वो केरल के अधीन आता है। तो कुल मिलाकर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच करके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान की नथरा की पॉल क्षेत्र में कौन सा खनिज जो कि पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स कि राजस्थान की नथरा की पॉल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौ अयस्क। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स और भी प्रमुख जो कि खनिज के बारे में, लौ अयस्क के बारे में, कि कहाँ कहाँ से मिलता है राजस्थान के किस किस क्षेत्र से, तो आपको याद रखना कि मुरीजा जो बनास क्षेत्र है वहाँ से भी, और डबला क्षेत्र, निमला क्षेत्र, इस तरह से आप याद रखना है। आपके लिए छोटा सा मैंने पिक्चर स्क्रीन पे लगा रखा है, आप वहाँ से फ्रेंड्स जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी हाँ, जहाँ पे राजस्थान के जो भी क्षेत्र जिसके लिए फेमस है आप उसको देख सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR की प्रकाशित करता है। तो बताइए फ्रेंड्स, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स की UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इस फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे। और ये कब से स्टार्ट किया था प्रकाशन करना, तो 1990 से स्टार्ट किया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि रंगीय गुरु क्रांति का नारा जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, और ये इन्होंने करीब 2019 में ये नारा दिया था। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि मोदी ने केसरिया क्रांति का समर्थन किया, और जिसमें कि ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर आएगी। तो ये पॉइंट्स भी बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही तरीके से बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला जो डिप्टी गवर्नर थी वो कौन थी। तो पहली महिला डिप्टी गवर्नर के रूप में जो जिन्हें गौरव प्राप्त है वो कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि KG उदेसी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पे जो नेशनल वाटरवे है उसके बारे में आपको बताना है कि सबसे जो लंबा जलमार्ग है वो कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बात करूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हल्दिया से जो इलाहाबाद होता है ये NW फर्स्ट आता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लंबाई करीब करीब 1600 करीब करीब 1620 के, हाँ ठीक है 1620 देता है, 1620 किलोमीटर। ये चीज़ आप याद रखेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में, तो अगर सबसे, ये तो सबसे लंबा हो गया। अगर पूछ ले कि सबसे कम किसका होगा, तो सबसे जो कम होता है वो NW3 होता है। और NW3 किसको किसको जोड़ता है, तो कोलम से कोट्टापुरम जोड़ता है, यानी कि ये इसको कह सकते हैं कोलम से कोट्टापुरम, जिसकी लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स, 205 किलोमीटर। ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे काकीनाडा से मरकानाम जो आप देख रहे हैं, काकीनाडा से मरकानाम, वो होता है NW4, NH नहीं, NW4। NW4 होता है काकीनाडा से मरकानम, जिसकी लंबाई करीब करीब होती है 295 किलोमीटर। और यहाँ पे सदिया से धुबरी पट्टी आप जो देख रहे हैं, ये होता है फ्रेंड्स NW2। इसको भी आप याद रखेंगे, NW2। क्लियर। इसकी लंबाई करीब करीब होती है 891 किलोमीटर। तो इसको डाटा याद नहीं रखना, बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि NW1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, और जो कि सबसे छोटा होता है जो, वो NH जो कि NH3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टीचर रीड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, टीचर रीड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, आप राइट आंसर पहले गेस कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो टीचर जो रीड होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है, लोक लुभावक रीड। ठीक है फ्रेंड्स, लोक लुभावक रीड मतलब कि आरंभ में ब्याज जो दर होती है वो कम रहती है, लेकिन बाद में वर्षों में यह होता है क्या, अधिक बढ़ जाती है। इसका सीधा संबंध यही था। ऑप्शन नंबर सी आप चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा, बताइए। मैंग्रोव वनों पर जो वैश्विक तापमान अगर बढ़ेगा तो उस पर क्या प्रभाव होता है, तो इसका सीधा संबंध होता है फ्रेंड्स कि मैंग्रोव के जो विशाल क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएंगे। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स, उत्तेजनशील माने जाते हैं जैव विविधता की दृष्टि से वो कौन से क्षेत्र हैं। तो सही कूट के अनुसार आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक तो पूर्वी हिमालय आता है, ठीक है, पूर्वी हिमालय, और एक आपका आता है फ्रेंड्स पश्चिमी घाट। तो कह सकते हैं कि 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। संक्रांति जो क्षेत्र होता है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र, हमको इसको इकोटोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, जो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको बिहार से देखने को मिलता है। तो बिहार में जूट ट्रेनिंग जो कि केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। जूट ट्रेनिंग केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये पड़ता है फ्रेंड्स फतुहा में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, फतुहा में स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि फसल बीमा नीति बिहार राज्य में कब से लागू की गई। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर, बिहार में जो कि फसल बीमा नीति कब से लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2000 ईस्वी से। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी मैं बात बोलना चाहता था, कब से बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोल पाया। यहाँ पे देखिए लाइट की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, रात से ही लाइट नहीं है, क्योंकि रात का जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इसी वजह से मैंने आपको मैथ्स का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, क्योंकि लाइट नहीं है और बैटरी भी नहीं था, तो उसको रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन मैं फ्रेंड्स ये तो आसानी से कर सकता था, इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ डिमांड मत करना कि मैथ्स की वीडियो क्यों नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर सकता था, लेकिन लाइट की वजह से मैं नहीं कर पाऊंगा। क्लियर, जैसे ही लाइट आएगी आपका नेक्स्ट वीडियो वो मैथ्स वाली मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओम का नियम कहता है। ओम का नियम कहता है कि आपको ये बताना कि किसका संबंध क्या है, यहाँ पे आपको संबंध बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओम का जो नियम सीधे होता है क्या होता है, V बराबर IR होता है। अगर हम इसका रिलेशन यहाँ पे देखें तो क्या होगा, शक्ति तो इसमें होगा नहीं, पहला ऑप्शन खत्म। सेकंड में देखिए V बराबर IR होना चाहिए, तो यहाँ पे विद्युत धारा अगर निकाला गया, यानी कि I बराबर हम निकालेंगे तो क्या होगा, V बट्टे में R। तो यहाँ पे क्या किया गया कि प्रतिरोध बट्टा वोल्टेज लिखा गया, तो प्रतिरोध बट्टा वोल्टेज का वोल्टेज बट्टा प्रतिरोध होना चाहिए, तो ये पॉइंट्स भी गलत है। तो इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि विद्युत धारा I इक्वल टू वोल्टेज बट्टा में प्रतिरोध। ठीक है, ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओम से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत, यानी कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वही क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। कल मैंने आपको साइंस के वीडियो में क्वेश्चंस पूछा था या बताया था, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स करके बताइए फ्रेंड्स कि यकृत का जो वजन होता है वो कितना होता है। अगर कल के साइंस की वीडियो आपने देखा होगा तो आपको ऐसे भी याद होगा। नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। बताइए फ्रेंड्स, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था।
इसका सीधा संबंध है ऑप्शन नंबर सी से, यानी कि हाइजेनबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, हाइजेनबर्ग ने 1927 ईस्वी में जो कि इसका सिद्धांत दिया था, अनिश्चितता का सिद्धांत। ये चीज़ आप याद रखेंगे। पानी में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन कौन से, बताइए फ्रेंड्स, दो धातु आयन कौन कौन से जिसकी वजह से पानी में कठोरता पैदा हो जाती है। इसका सीधा संबंध हो जाता है ऑप्शन नंबर डी से, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, पानी में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट लवणों के घुले होने के कारण जो होता है वो पानी का कठोरता हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डालकर अगर उबाला जाता है पानी को तो दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जा सकती है, यानी कि स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताओं को दूर किया जा सकता है। तो फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि डायनेमो, तो बताइए फ्रेंड्स डायनेमो जो होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो इसका सीधा संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, यानी फ्रेंड्स डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए फ्रेंड्स 1 और 2 3 को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा कथन सही होगा विरंजक चूर्ण के रिगार्डिंग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या दिया गया कि यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्या करें कि क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि क्लोरीन गैस और क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ये भी करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट दिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, पीडियाट्रिक्स जो होता है वो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स का सीधा संबंध किससे होता है, किसके अध्ययन से यह संबंधित है। तो इसका सीधा संबंध है शिशु रोग से। ठीक है फ्रेंड्स, शिशु रोग का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम लोग पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा, यानी कि फ्रेंड्स वेक्टर क्वांटिटी कौन सा, ये आपको बताना है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि दिशा के साथ साथ परिणाम भी होना चाहिए, यानी कि परिणाम के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटी के रूप में यहाँ पे संवेग आता है और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ संवेग ही आएगा। दाब और विद्युत जो कि ऊर्जा, ये दोनों अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। क्लियर, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाएगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है। तो जो भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, रंजन गोगोई। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार ऐसा किया गया कि किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मनोनीत करने की बात की जा रही थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन ये तो फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कराता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स है ही नहीं तो क्यों कर पढ़ना, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, डेफिनेटली देखना पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नीचे आप कमेंट्स करके बताएं फ्रेंड्स कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको फिर से माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैथ्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया, क्योंकि फ्रेंड्स मैं खुद से चाहकर भी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लाइट नहीं है कल से ही और ये इतनी ज़्यादा आंधी तूफान आई कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको एग्जाम्स तक आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ प्रिपरेशन करना तो हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।